आयुष। किया था मैंने सर इलेक्ट्रो करा दूंगा कल अच्छे से, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, जितना हो पाए। यस सर। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स के मैंने जो फॉर्मूले तुम लोगों को कराए थे उसके इसमें तुमने कुछ प्रैक्टिस किया अब तक कि नहीं किया है सर, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे ज्यादा। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे हो जाता है बेटा, 80-90% क्वेश्चन बन जाता है उससे। या नहीं होता आयुष? कि नहीं बेटा तुम अभी हो जाता है सर। मैक्सिमम क्वेश्चन होता है उससे, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक रह गया वो मैं करा दूंगा, और पैरेलल और सीक्वेंस रिएक्शन रह गया वो भी करा दूंगा। पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंस रिएक्शन, ये वाले पार्ट रह गए हैं अभी। देखो सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से, व्हाट विल हैपन to dipole moment when n propyl chloride is heated in solid state? ये तुम लोगों को बताना है बेटा। अगर सॉलिड स्टेट में हम लोग n प्रोपाइल क्लोराइड को हीट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट में क्या चेंज आएगा? What will happen to dipole moment if n propyl chloride is heated in solid state? अगर सॉलिड स्टेट में प्रोपाइल क्लोराइड को मैं हीट करूंगा तो डाइपोल मोमेंट में क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा। देखो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा बेटा? लिक्विड में। इक्लिप्स फॉर्म की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। एंटी से किस में कन्वर्ट होगा? गॉस में। हाँ या ना? यस सर। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, वन फॉर्म कौन सा वाला है बेटा? एंटी फॉर्म। एंटी का स्टडी ज्यादा है गॉस से सॉलिड स्टेट में। लिक्विड में गैस का स्टडी ज्यादा होता है एंटी से। जैसे तुम लोग इसको हीट करोगे तो एंटी से किस में कन्वर्ट होगा बेटा? गॉस में। हाँ या ना? जैसे हीट करोगे एंटी से किस में कन्वर्ट होगा? गॉस में। एंटी से गॉस में जाएगा, गॉस में जाने से डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? डाइपोल मोमेंट विल डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एंटी फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और गॉस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट कम है। दिख रहा है तुम लोगों को? देखो सामने, ये वाला एंटी फॉर्म है, ये वाला गॉस फॉर्म है, ये वाला कौन से वाले फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है? या एंटी फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ना, इस वजह से। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा तुम्हें? तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको हीट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। इन जनरल इंक्रीज करता है, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा कंपाउंड को प्रॉपर तरीके से देख भी लेना है। ठीक है सर? पीछे भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, दोबारा क्वेश्चन लिखो, आप सुनो पहले। बेटा ऐसा कुछ हो, मान लो मेरे पास में एक CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या होगा बेटा? OH, और यहाँ पे मेरे पास में F है।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, या पैच बॉन्डिंग होता है, गॉस का ज्यादा होता है एंटी से। सिमिलरली मेरे पास में CS2 है, यहाँ पे बेटा CS2 है, ठीक है, CS2 मान लेते यहाँ पे OH है बेटा, यहाँ पे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन भी है तो भी गॉस का स्टडी कैसा होता है, ज्यादा रहता है एंटी से। लेकिन अगर हम लोगों के पास में बेटा CS2OH, यहाँ पे हम लोगों के पास CS2Bi है, तो बेटे यहाँ पे एंटी का स्टडी ज्यादा होता है गॉस। ये एज अ रिजल्ट तुम लोगों को याद रखना है कि OH I और इन सब केस में क्या रहेगा, ठीक है बेटा। बेटा हम लोगों के पास में है CS3 CS2 NH2। बेटा CS3 CS2 NH2 में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सारे फॉर्म बनाओ और स्टडी डिस्कस करो। हम एक बार फॉर्म बनाते हैं ठीक से समझने में, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सुनते जाओ बस। CS3 CS2 NH2 में बनाना होता है बेटा। तो सेंटर में किसको रखोगे, नाइट्रोजन को, पड़ोस में क्या होगा कार्बन, N के पास में क्या है बेटा, एक लॉन पेयर है और 2 H है। पहले वाले कार्बन पे एक Me है और 2 H है। रोटेट कराओगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे Me आ जाएगा बेटा, यहाँ पे H होगा, एक H इधर आ जाएगा। फिर से रोटेट कराओगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे N हम लोगों के पास में है, यहाँ लॉन पेयर होगा, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, Me इधर आ जाएगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ H होगा, ठीक है। फिर से रोटेट करोगे, यहाँ लॉन पेयर आएगा, N होगा हम लोगों के पास में, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये वाला Me घूम के यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, यहाँ H होगा, इधर एक H होगा। टोटल 4 फॉर्म हम लोग बना लिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तुम लोग बोल सकते हो 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन 2 and 4, क्योंकि 1 और 3 जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म है, और 2 और 4 जो है हम लोगों के पास में वो कौन सा बेटा, इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म का स्टडी कैसा होता है, ज्यादा होता है इक्लिप्स से। अब तुमसे पूछे 1 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, 1 और 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है बेटा, 1 और 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन 1 and 3। पहला ज्यादा स्टेबल होगा सर। 1 और 3 में स्टडी का ऑर्डर के लिए छोटा सा टर्म तुम लोग याद रखना, विच इज नोन एज गॉस इफेक्ट, GAUCHE। ठीक है ना। बेटा गॉस इफेक्ट क्या रहता है, गॉस इफेक्ट क्या रहता है कि देयर इज नो रिपल्शन ड्यू टू लॉन पेयर, there is no repulsion due to lone pair at Gauss position। There is no repulsion due to lone pair at Gauss position। ठीक है बेटा, Gauss position मतलब ऐसा बोल सकते, that is at 60 degree diagonal angle। बट अगर 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल है तो 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल पे कोई भी रिपल्शन ड्यू टू लॉन पेयर नहीं होता है। और इसको तुम लोग ठीक से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो Me है, इस Me पे ये वाला H भी रिपल्सन लगा रहा है, ये वाला H भी रिपल्सन लगा रहा है पहले वाले स्ट्रक्चर में। लेकिन तीसरे वाले स्ट्रक्चर में Me पे ये वाला H तो रिपल्सन लगा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन से कोई रिपल्सन नहीं है। लॉन पेयर की वजह से एट 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल कोई रिपल्शन नहीं होता है। इस वजह से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है दैट इज 3 greater than 1 greater than 2 greater than 4।
अब ये मत सोचना, मैं ये नहीं बोला कि यहाँ पे रिपल्शन नहीं है फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में। यहाँ पे तो रिपल्शन है ना बेटा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिर्फ कहाँ पे रिपल्शन नहीं होता लॉन पेयर की वजह से, गॉस पोजीशन पे नहीं होता, विच इज नोन एज गॉस इफेक्ट। तो जना तुम लोग और याद रखोगे तो सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। एक फाइनल स्ट्रक्चर मैं तुम लोगों के लिए इसे लिख रहा हूँ, फिर मैं आगे थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। बट वो फाइनल स्ट्रक्चर क्या है हम लोगों के पास में, फाइनल स्ट्रक्चर हम लोगों के पास में F2CHOH, इसका तुम लोग बनाओ और मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अगर F2CHOH में हम लोग सारे फॉर्म्स बनाएं और उन सब में एक बार कंपेयर करें कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या निकल के आएगा। सेंटर कौन है तुम लोगों के पास में? कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन बनाओगे पहला वाला फॉर्म, देखो कार्बन एक हम लोगों के पास में बेटा, बीच में कौन देखेगा? ऑक्सीजन। यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा, दूसरा लॉन पेयर इधर होगा और एक H इधर होगा। बेटा दूसरे वाले कार्बन पे 2 F है, एक F इधर है, एक F इधर है और एक हम लोगों के पास में यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक H है। इसको रोटेट कराओगे तो कैसा दिखेगा? रोटेट करने से पहले एक कार्बन तो सेम रहेगा ऐसे ही। इस वाले कार्बन पे F घूम के यहाँ आ जाएगा, इधर वाला F घूम के यहाँ चला जाएगा और ये वाला H घूम के यहाँ आ जाएगा। फिर से तुम लोग इसको रोटेट कराओगे, जैसे फिर से रोटेट कराओगे तो क्या होगा बेटा? फिर से रोटेट करने पे ये वाला F जो होगा वो इधर चला जाएगा, एक F इधर चला जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। फिर से रोटेट करोगे बेटा एक बार और, जब एक बार और रोटेट कराओगे तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? हम लोगों के पास में एक F इधर चला जाएगा, एक F इधर होगा और एक H होगा इधर। तो तुम लोगों से पूछे जाए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तुम लोग बोलोगे 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन 2 and 4, क्योंकि 1 और 3 क्या है बेटा हम लोगों के पास? स्टैगर्ड फॉर्म है। और 2 और 4 क्या हम लोगों के पास? गॉस फॉर्म। 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन 2 and 4। 1 और 3 में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन 1 and 3? 1 and 3 में कौन सा स्टेबिलिटी? जल्दी से बताओ बेटा, इतना टाइम थोड़ी है। आयुष, गायत्री, तुषार, 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? 3। बट 1 और 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 इज मोर स्टेबल देन 3। मुझे पता था तुम ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे H जो है वो रिपल्सन थोड़ी लगा रहा है बेटा, वो H यहाँ पे अट्रैक्टिंग ग्रुप है, यहाँ होगा H बॉन्डिंग। तुमने रिपल्सन काउंट किया होगा H का, देखा होगा कि वहाँ F पे दो मतलब लॉन पे रिपल्सन नहीं लगा रहा, यहाँ रिपल्सन लग रहा है। यहाँ ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, इस वजह से H बॉन्ड नहीं करेगा बेटा। 1 3 2 4 ठीक है सर, 1 3 2 4। बट इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशंस इन साइक्लोएल्केन्स। Conformations in cycloalkane। बड़ा साइक्लोएल्केन हम लोगों के पास कितना होगा? 3 मेंबर का होगा। तीन मेंबर होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है ना।
इन सबके अंदर एंगल स्ट्रेन होता है कि नहीं होता? इनके अंदर एक्सपेक्टेड एंगल कितना होता है बताओ? वन 109 डिग्री 28 मिनट सभी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इन सब के अंदर एक्चुअल एंगल कितना है ये बताओ? यहाँ रहेगा बेटा 60 के आसपास, यहाँ रहता है 90 का एक्चुअल एंगल। 5 mm होता है 108 का, और बेटा 6 mm में होता है 109 का जो एंगल रहता है, ठीक है। इनमें एंगल स्ट्रेन कितना होता है बेटा? एंगल स्ट्रेन तो 6 मेंबर में जो एंगल स्ट्रेन रहेगा वो 49 डिग्री 28 मिनट का रहेगा, या 19 डिग्री 28 मिनट का रहता है बेटा, या 1 डिग्री 28 मिनट का रहता है, और यहाँ पे सिर्फ 28 मिनट का रहता है। तुम लोग ये बताओ कि जो हम लोग कन्फर्मेशन की बात किए थे, कन्फर्मेशन एक्चुअल में होता किस वजह से है? रोटेशन होता है। रोटेशन किस वजह से होता है बेटा? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को जो स्ट्रेन है उसको रिलीज करना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है बाय रिलीजिंग दैट स्ट्रेन। तो हर मॉलिक्यूल का एक कोशिश रहता है कि वो क्या करेगा, अपना स्ट्रेन को रिलीज कर लेगा। स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए मॉलिक्यूल क्या करता था? रोटेट करता था। अब यहाँ पे क्या रोटेशन हो पाएगा बेटा? क्या साइक्लिक कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल होता है बेटा? यहाँ रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, नो रोटेशन। रोटेशन नहीं होता तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? कन्फर्मेशन होता है बाय फ्लिपिंग प्रोसेस। किस वजह से बेटा? इनमें जो कन्फर्मेशन होंगे वो किस वजह से होते हैं? बाय फ्लिपिंग प्रोसेस होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें फ्लिपिंग होता है, उनमें क्योंकि वहां पे कोई भी रोटेशन नहीं हो सकता, तो फ्लिपिंग करके ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेबल करने का कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कन्फर्मेशंस होते हैं दे आर ड्यू टू फ्लिपिंग प्रोसेस। किस वजह से होता है बेटा? फ्लिपिंग प्रोसेस की वजह से होता है। आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक? फ्लिपिंग प्रोसेस की वजह से क्या होगा यहाँ पे? फ्लिपिंग प्रोसेस की वजह से इनके केस में कन्फर्मेशंस होते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जो 3 मेंबर का रिंग होता है, 3 मेंबर का रिंग होता है उसमें कोई फ्लिपिंग नहीं होता। 3 मेंबर का रिंग जो रहता है यानी साइक्लोप्रोपेन में कोई भी कन्फर्मेशंस नहीं होता। साइक्लोप्रोपेन जो होता है दैट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो प्लेनर होता है, उसमें कोई फ्लिपिंग होता नहीं है। साइक्लोप्रोपेन जो होता है that exists as forced eclipse form। बेटा कैसे एग्जिस्ट करता है? दैट एग्जिस्ट एज अ फोर्स्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। क्योंकि साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोग ये भी बताते थे कि ये जो हाईली रिएक्टिव होता है साइक्लोप्रोपेन, 3 मेंबर और 4 मेंबर के रिंग का जो बॉन्ड होता है वो आसानी से टूट भी जाता है। सोडियम से रिएक्शन करा के भी तोड़ दिए थे, रेडिकल बना दिए थे कि नहीं बनाए थे हम, है ना। बहुत सारे काम इनमें आसानी से हम लोग करा दिए थे। तो साइक्लोप्रोपेन जो होता है दैट एग्जिस्ट एज अ, देखो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H, इधर H ऐसे होगा ना साइक्लोप्रोपेन। ये वाला H और ये वाला H अगर तुम लोग यहाँ से व्यू करो तो एक दूसरे का ऊपर रखा हुआ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? इस डायरेक्शन से व्यू करो तो जब H और H एक दूसरे के ऊपर होगा तो कौन सा वाला फॉर्म होगा? इक्लिप्स फॉर्म। तो अक्सर में इसको जबरदस्ती इक्लिप्स फॉर्म में रहना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर फ्लिपिंग का कोई चांस होता नहीं है, इसके अंदर फ्लिपिंग नहीं हो सकता है। इस वजह से ये ऐसा रहता है और हाईली रिएक्टिव रहता है, क्योंकि फ्लिपिंग होगा तो थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेगा अपने आप को। तो दिस इज द ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर विच इज प्लेनर। अगर तुम्हें याद हो तो मैं जब तुम लोगों को जीआई पढ़ाया था तो जीआई में ये बताया था कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, दे आर प्लेनर। माने थे कि नहीं माने थे? रिंग को हम लोग प्लेन मान के उसमें जीआई कराए थे। लेकिन एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन को छोड़ के कोई भी साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर नहीं होता है। इन सबके अंदर फ्लिपिंग प्रोसेस चलता रहता है। इस फ्लिपिंग प्रोसेस की वजह से क्या करेगा? वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है।
लेकिन एक्चुअल में जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली सिमेट्रिक कंपाउंड्स, इस वजह से उनको हम लोग प्लेनर मान के प्रैक्टिकल पर्पजेज में अपना काम चला लेते थे। जो भी हम लोग चीजें इस टॉपिक को छोड़ दें हम लोग कन्फर्मेशंस को, इसके अलावा अगर तुम लोग किसी भी टॉपिक में इसको एक प्लेन मान के ट्रीट करोगे साइक्लिक कंपाउंड को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन है तुम लोग प्लेन मान लो, साइक्लोप्रोपेन है तुम लोग प्लेन मान लो, पेंटेन ब्यूटेन किसी को भी प्लेन मान के तुम लोग काम चला सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ऐसा क्यों होता है? देखो हम लोगों के पास में मान लो साइक्लोब्यूटेन है बेटा, तो साइक्लोब्यूटेन जो होता है दैट एग्जिस्ट एज कुछ ऐसे बेटा एग्जिस्ट करता है साइक्लोब्यूटेन, या तो ऐसे मिलेगा तुम लोगों को या फिर ऐसे मिलता है, एक ही बात हो गई। फ्लिपिंग होता है इसके अंदर, साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता है, फ्लिपिंग होता रहता है। ऐसा समझो कि मेरा हाथ दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे 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 आता जाता रहता है, ऐसे ऐसे फ्लिपिंग होता है इसके अंदर। फ्लिपिंग क्यों होगा? स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए। फ्लिपिंग किस वजह से होगा? स्ट्रेन को रिलीज करने के लिए फ्लिपिंग करता है, ठीक है ना। इसको लोग पकर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकर्ड शेप। जो साइक्लोब्यूटेन होता है वो कौन से वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? पकर्ड शेप की तरह एग्जिस्ट करता है, पकर्ड शेप में, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे एंगल कितना होगा? 90 का होगा। यहाँ पे एंगल कितना होता है? ये वाला एंगल अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल जो होता है थीटा, दैट इज लेस देन 90 से कम हो जाते हैं। तो तुम लोग ये सोचो कि सर एंगल स्ट्रेन तो बढ़ गया होगा, लेकिन ड्यू टू दिस फ्लिपिंग वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। एंगल स्ट्रेन की वजह से जो रिपल्सन आता है उसको मेंटेन कर लेता है फ्लिपिंग से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूं, साइक्लोपेंटेन ऐसा कुछ होगा। तो साइक्लोपेंटेन में होता है एनवेलप फ्लिपिंग। साइक्लोपेंटेन में क्या होता है बेटा? एनवेलप फ्लिपिंग होता है। ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें एनवेलप की तरह, जहां से मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूं, दिख रहा है कि नहीं? तो एनवेलप ऐसा ही होता है ना, इसको पकड़ो, ऐसे क्लोज करो, ऐसे बंद करो, खोलो, ऐसे करके ये फ्लिप करता रहता है। तो साइक्लोपेंटेन में क्या होता है बेटा? एनवेलप फ्लिपिंग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन बट इसमें भी फ्लिपिंग होता है, इसमें भी क्या होता है? फ्लिपिंग होता है। इसमें फ्लिपिंग होने की वजह से ये नंबर ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, शायद तुम लोग सुने भी होंगे इसके फॉर्म्स। ये चेयर फॉर्म में मिलता है बेसिकली। चेयर के बाद में जब ये कन्वर्ट होता है तो हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बेटा कन्वर्ट होता है ट्विस्ट बोट में, और इसका एक और फॉर्म एग्जिस्ट करता है बोट। ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट। चेयर फॉर्म, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट और बोट, ठीक है बेटा। अगर मैं इन फॉर्म्स के स्टेबिलिटी की बात करूं, मैं चेयर ये सारे फॉर्म्स ड्रॉ करूंगा अभी। अगर मैं इन फॉर्म्स के स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा कौन? स्टेबिलिटी की बात करूं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? चेयर फॉर्म, देन ट्विस्ट बोट, देन होता है बेटा हम लोगों के पास बोट फॉर्म, देन फाइनली हाफ चेयर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी: चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। जो इसका चेयर फॉर्म होता है बेटा दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म। और ये जो लास्ट वाले दोनों फॉर्म्स है बेटा, ये कौन से फॉर्म होते हैं हम लोगों के पास में? इसके इक्लिप्स फॉर्म। बोट फॉर्म, हाफ चेयर इक्लिप्स फॉर्म रहता है, चेयर ट्विस्ट बोट स्टैगर्ड फॉर्म रहता है। इस वजह से इनका स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है, स्टैगर्ड फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है इक्लिप्स फॉर्म से। चेयर फॉर्म जो होगा बेटा उसको कैसे बनाते हैं? चेयर फॉर्म हम लोग कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं,
कुछ ऐसा बना सकते हैं बेटा हम लोग, देखो ठीक है, चेयर बन गया, दिख रहा है चेयर जैसा है, नहीं दिख रहा? चलो उल्टा बनाता हूँ तब जाके दिखेगा। ठीक है, चेयर कैसा रहता देखे हो? चेयर नहीं देखे कभी? चेयर ऐसे तो रहता, देखो चेयर ऐसा ऐसा ऐसा, ये भी तो ऐसा ही है। ऐसा लग रहा है सर किसी ने गिरा दिया ऐसे। चलो इसको हम लोग इसी को चेयर बना कर दिखा देते हैं, ये ऐसा ही है ना, ये भी देखो अब ठीक है, चेयर लग रहा है अब, ठीक है। चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म रहता है बेटा हम लोगों के पास, ठीक है। तो चेयर फॉर्म लोग दो तरीके से बना सकते हैं वैसे, एक तो फॉर्म ऐसा बना दिया तुम लोग, एक तुम लोग बना सकते हो कुछ ऐसे, दोनों तरीके से चेयर बनाते हैं, ठीक है। चेयर के अलावा बेटा ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एक हाफ चेयर होता है हम लोगों के पास, कुछ ऐसा करके, जिसको हाफ चेयर बोलते हैं। एक हम लोगों को बेटा इसका मिलता है कौन सा फॉर्म? बोट फॉर्म, ऐसे होता है बोट। एक हम लोगों को मिलता है बेटा इसका ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये होता है इसका ट्विस्ट बोट, ठीक है। चार फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट और हाफ चेयर। स्टडी का ऑर्डर हम लोग लिख दिए इनका। इसमें अगर तुम लोगों से पूछे कितने कन्फॉर्मर होते हैं बेटा, तो इसके जो कन्फर्मर होते हैं वो हम लोगों के पास टोटल 3 मिलते हैं। उन 3 कन्फर्मर में कौन सा वाला फॉर्म होगा? एक तो हम लोगों के पास होता है बेटा कौन सा वाला फॉर्म? चेयर फॉर्म, और 2 हम लोगों के पास होते हैं ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। एक ट्विस्ट बोर्ड इसके जस्ट उल्टा हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट दूसरा वाला, ठीक है ना। देखो ऐसा समझो ठीक से कि ये कार्बन मेरे पास में बेटा 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे ही होगा ना। देखो मैं चेयर फॉर्म में काउंटिंग कर रहा हूं, देखो ठीक से, ये मेरे पास 1 है बेटा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है? मेरा हाथ दिख रहा है तुम लोगों को? ऐसे एक तरफ ये 4 है, एक तरफ ये 1 है और नीचे वाला जो है वो 4 है, ऐसे है ना? हाँ या ना? तो ऐसा भी चलता है, देखो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। जब फ्लिपिंग होगा तो 1 क्या करेगा बेटा? नीचे से ऊपर जाएगा, 4 क्या करेगा? ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे करके बेटा इसमें क्या रहता है? इसमें फ्लिपिंग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लिपिंग समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? फ्लिपिंग कैसे होगा, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? तो फ्लिपिंग होता है कि हम लोग ये 1 था, ये 4 था, ऐसे करके ये फ्लिपिंग करता रहता है, ऐसे करके फ्लिपिंग करता है, ठीक है। इस फ्लिपिंग से हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स हम लोगों को मिलेंगे। देखो कोई भी अगर हम लोगों के पास चेयर फॉर्म है, इसको थोड़ा ठीक से समझना, क्योंकि चेयर फॉर्म के बेस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों के पास चेयर फॉर्म है, ठीक है सर। इस चेयर फॉर्म में हम लोग 2 तरीके का बेटा एंगल डिफाइन करते हैं, एक तुम लोग एक्सियल एंगल बताते हैं और एक इक्वेटोरियल एंगल। एक होता है एक्सियल और दूसरा क्या होता है? इक्वेटोरियल एंगल, ठीक है ना। देखो क्या होगा हम लोगों के पास, ठीक से समझना बेटा, ऐसा कुछ होगा,
जो चेयर फॉर्म हम लोगों के पास में है कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम ऐसा कुछ रहेगा चेयर फॉर्म। अब तुम्हें ये पता करना है कि इसके अंदर कौन सा वाला पोजीशन एक्सियल है, कौन सा वाला इक्वेटोरियल है। तो उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि अगर वर्टेक्स ऊपर है, वर्टेक्स अप, इसका मतलब एक्सियल अप, वर्टेक्स डाउन इसका मतलब एक्सियल डाउन। बट वर्टेक्स अप इसका मतलब एक्सियल अप, वर्टेक्स डाउन इसका मतलब एक्सियल डाउन, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्टेक्स अप एक्सियल अप, वर्टेक्स डाउन एक्सियल डाउन। बेटा वर्टेक्स, ये वाले पॉइंट्स जो है इन सबको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। कहाँ कहाँ पे तुम्हें वर्टेक्स ऊपर की तरफ देते हो? ये वाला वर्टेक्स ऊपर है, हाँ या ना? ये वाला वर्टेक्स नीचे है, ये वाला वर्टेक्स नीचे है, ये वाला ऊपर है, ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे पोजीशन क्या है बेटा? ये सारे पोजीशन एक्सियल है। जो हम पोजीशन लिखे हैं ये सारे पोजीशन क्या है बेटा? सारे पोजीशन एक्सियल है। एक कार्बन ने कितना बॉन्ड बना के रखा होगा ये बताओ? एक कार्बन ने कितना बॉन्ड बना के रखा होगा? 4। एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना के रखा होगा। तो ये कार्बन पे एक और बॉन्ड बना होगा बेटा। एक और बॉन्ड कैसा होगा? कुछ एंगल कितने पे? 109 पे। तो इसका इक्वेटोरियल हो गया। यहाँ इसका इक्वेटोरियल कुछ ऐसे बनेगा, इसका इक्वेटोरियल कुछ इधर, इसका इक्वेटोरियल कुछ इधर, इसका इक्वेटोरियल कुछ इधर बनेगा और इसका इक्वेटोरियल कुछ इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ मुझे बस। आ रहा है? अब क्या होगा बेटा इसका फ्लिपिंग? अब क्या होगा बेटा इसका फ्लिपिंग, ठीक है। जब फ्लिपिंग होगा तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये? फ्लिपिंग से कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं ना ऐसा कन्वर्ट करने में किसी को? देखो बेटा ठीक से समझना, ये पोजीशन क्या है हम लोगों के पास? 1, ये क्या है? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। फ्लिपिंग तुम लोगों ने किसके किसके बीच में कराया? 1 और 4 के बीच में। किसके किसके बीच में कराया है? 1 और 4। फ्लिपिंग करने से 1 नीचे आ जाएगा बेटा और 4 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। यस और नो? यस सर। अब एक बात समझना कि तुम लोगों ने काउंटिंग जो किया है वो क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज किया पहले वाले केस में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब काउंटिंग कैसे करना है? सेम एंटी क्लॉकवाइज। फ्लिपिंग के बाद में जो काउंटिंग करना है वो कैसे करना होगा आप लोगों को? जैसे पहले किए थे। ऐसा नहीं कि अब काउंटिंग का वे चेंज कर दो। पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज किया तो अभी भी कैसे करना है? एंटी क्लॉकवाइज ही। बस ये अज्यूम कर लेना है कि फ्लिपिंग से 1 नंबर नीचे आ गया, 4 नंबर ऊपर चला गया, बाकी सब कुछ काउंटिंग कैसा करो जैसे आप लोग किए थे। एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग की तो एंटी क्लॉकवाइज करो, अगर क्लॉकवाइज किए होते तो क्लॉकवाइज ही करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरूरी नहीं है कि आप लोग जो मैंने कार्बन 1 माना आप उसी को 1 मान के काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे। आप किसी भी एक कार्बन को 1 लिखो और काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो और फ्लिपिंग के बाद में जैसा बोल रहे हैं ऐसा अज्यूम करो। जैसे 1 और 4 के बीच में हो रहा है, 3 और 6 के बीच में भी हो सकता है ना? आप 3 और 6 को भी फ्लिपिंग करा सकते हो। तो कोई भी ये दोनों जो हम लोगों को दिख रहे हैं वर्टेक्स वाले, आप 3 6 में कराओ या 1 4, इसकी जगह तुम लोग 2 लिखते तो 2 3 4 5, 2 और 5 के बीच में हो जाएगा फ्लिपिंग, है ना? 2 और 5 के बीच में तो फ्लिपिंग हो जाएगा ना फिर। तो आपको वही चीज है एकदम से अज्यूम करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज काउंटिंग, एंटी क्लॉकवाइज की तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
अब तुम लोग फिर से बॉन्ड बना सकते हो बेटा। देखो ये एक्सियल बॉन्ड होगा, ये एक्सियल हो गया, यहाँ पे बेटा एक्सियल इधर चला जाएगा, ये वाला एक्सियल नीचे आ जाएगा, ये वाला एक्सियल ऊपर है, ये वाला एक्सियल नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इक्विटोरियल तुम्हें बनाना होगा, इसका इक्विटोरियल इधर आएगा, इसका इक्विटोरियल इधर। इक्विटोरियल बना लोगे कि नहीं बना लोगे? देखो इधर सुनो, मेरा उंगली दिख रही है आप लोगों को? ऐसे दिख रही है कि नहीं? ये वाला। बट एक्चुअल में तुम लोगों को पहले वाले कार्बन पे बॉन्ड देखो, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये वाला उंगली क्या शो कर रहा है बेटा? एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला क्या शो कर रहा है तुम लोगों को? इक्विटोरियल बॉन्ड। फ्लिपिंग के बाद में ये बॉन्ड कुछ ऐसे कन्वर्ट होता है, फ्लिपिंग से पहले ऐसे, फ्लिपिंग के बाद में ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लिपिंग के बाद में ये ऐसे कन्वर्ट होगा, यानी जो एक्सियल होगा वो इक्विटोरियल बन जाएगा, और इक्विटोरियल होगा वो क्या बन जाता है? एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए देखो कि जो मैं पहले वाले कार्बन पे एक्सियल था वो किससे बनाया हूँ बेटा? एक रेड टाइप के पेन से। उसको मैं दूसरे वाले में देखा रहा हूँ कि 1 पे जो रेड वाला है वो कदर कन्वर्ट हो गया बेटा? ई में। और ई वाला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ए में। ठीक है ना? ड्यू टू फ्लिपिंग, अगर फ्लिपिंग होगा axial is converted to equatorial and equatorial is converted to axial. एक्सियल जो होता है बेटा वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होता है, और इक्वेटोरियल जो होता है वो किस में होता है बेटा? वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो अगर हम लोगों के पास में कोई भी चेयर फॉर्म है, तुम लोगों ने एक चेयर फॉर्म बनाया, हर चेयर फॉर्म में हम लोग दो तरीके का बॉन्ड डिफाइन करते हैं, एक अपर बॉन्ड एक लोअर बॉन्ड। अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड। ठीक है बेटा? अपर बॉन्ड कौन होगा बेटा? अबव प्लेन। लोअर बॉन्ड क्या होता है? बिलो प्लेन। अपर बॉन्ड क्या रहता है? अबव प्लेन रहता है। लोअर बॉन्ड क्या रहता है? बिलो प्लेन रहता है। ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? हम लोग दो तरीके का बॉन्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड। अपर बॉन्ड अबव प्लेन रहता है और लोअर बॉन्ड बिलो प्लेन रहता है। देखो यहाँ पे अपर बॉन्ड क्या होगा? ये अपर है, ये वाला अपर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और एक ये वाला बॉन्ड होगा ऊपर की तरफ, ये भी अपर होगा। लोअर बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? ये लोअर होगा, ये वाला लोअर बॉन्ड होगा, ये लोअर होगा। ठीक है? अब देखो एक कार्बन पे अगर तुम लोग जो चेयर में बनाया उसको प्लेन में अज्यूम करो, इन प्लेन। अगर जो चेयर फॉर्म में बनाया वो कैसा? इन प्लेन है, तो बाकी जो बॉन्ड होंगे एक तो अबव प्लेन होगा, एक बिलो प्लेन होगा। कार्बन पे 4 बॉन्ड होते हैं, दो तो इन प्लेन होते हैं, एक अबव होता है, एक बिलो होता है। हाँ या ना? कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 4 होते हैं, एक अबव प्लेन होता है, एक बिलो प्लेन रहता है, और 2 रहते हैं इन प्लेन। तो ये इन प्लेन वाले तो हो गए बेटा, जो येलो कलर से बनाया हूं। अगर ये इस कार्बन पे, पहले वाले कार्बन पे देखो बेटा, ये पहले वाले कार्बन पे जो येलो ऊपर में बनाया हूं, अगर ये अपर है तो बेटा लोअर बॉन्ड कैसा होगा इसका? इसका लोअर बॉन्ड होगा इधर कुछ, ये अपर तो इसका लोअर बॉन्ड होगा इधर कुछ, ये अपर तो इसका लोअर बॉन्ड होगा यहाँ पे कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे में सारे के सारे लोअर बॉन्ड डिफाइंड है, इसका अपर बॉन्ड होगा यहाँ पे, इसका अपर होगा यहाँ पे, और इसका अपर होगा इधर। सबको समझ में आ रहा है? अपर देखो नीचे की साइड में सारे लोअर हैं, ऊपर वाले सारे अपर हैं, फिर लोअर अपर लिख दिया हम। ये सब क्या है बेटा? ये अपर अपर बॉन्ड है, ये लोअर लोअर है, ये लोअर अपर, ये लोअर अपर, ऐसे लिखा गया ना। अगर तुम लोग फ्लिपिंग कराओगे, फ्लिपिंग करने से कैसा बनेगा ये बताओ?
फ्लिपिंग करने से कैसा बनेगा बेटा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो, है ना। ये 1 था, देखो, ये 2 3 4 5 6, ये हम लोगों के पास 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। समझ आ रहा है काउंटिंग कैसे किया मैं, सेम वे एंटी क्लॉकवाइज, फिर से दोनों ही स्ट्रक्चर्स में एंटी क्लॉकवाइज किया हो ना। समझ आ रहा है तुम लोगों को या नहीं आया, दोनों ही में एंटी क्लॉकवाइज किया हो ना मैं। और दोनों में एंटी क्लॉकवाइज करोगे बेटा तो पहले वाले कार्बन पे क्या होगा, देखो ये दिख रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड अपर, ये वाला बॉन्ड लोअर, पहले वाले कार्बन पे, हाँ या ना। यस सर। जब घूम के आएगा तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा बेटा, लोअर, ये वाला बॉन्ड ये रहता वाला है। बॉन्ड, तो क्या लोअर बॉन्ड जो है वो अपर में कन्वर्ट हुआ है क्या, क्या लोअर बॉन्ड अपर में कन्वर्ट हुआ। देखो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है ना दोनों, इसको देखो ना, इसको नो सर। लोअर बॉन्ड लोअर ही रहा, अपर बॉन्ड अपर ही रहा। तो इतना समझना कि ड्यू टू फ्लिपिंग देयर इज नो चेंज इन लोअर एंड अपर बॉन्ड। फ्लिपिंग करने से लोअर और अपर बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आता। ड्यू टू फ्लिपिंग देयर इज नो चेंज in lower and upper bond. मतलब फ्लिपिंग की वजह से लोअर और अपर बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आता। ड्यू टू फ्लिपिंग देयर इज नो चेंज इन लोअर एंड अपर बॉन्ड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से। लोअर बॉन्ड में अपर बॉन्ड में फ्लिपिंग की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लोअर बॉन्ड लोअर रहता है, अपर बॉन्ड अपर रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम लोग ठीक से इमेजिन करना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास से पढ़ाऊंगा। अब तो कल मैं तुम लोगों को बेटा पहले वही पढ़ाने वाला हूँ। कल वाले क्लास में मैं तुम लोगों को, कल मैं अभी तुरंत ग्रुप में डाल रहा हूँ, अनाउंस कर रहा हूँ, जिससे कोई और अनाउंस ना करे, कहीं और क्लास डिस्टर्ब कर दें, कोई और अनाउंस कर दें। तो मैं केमिकल सर कितने आवर्स की क्लास होगी। काइनेटिक्स मैं कल 10:30 से बेटा कर लेता हूँ, 12 साढ़े 12 तक तो कर ही लेता हूँ। दो घंटे की क्लास हो जाएगी, 2 घंटे में काफी सारा पार्ट हो जाएगा उसका। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हम लोग एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो फैराडेज लॉ वगैरह वाला वो वाला सब पार्ट तो कर ही लेंगे, है ना, वो सारा पार्ट खत्म कर लेंगे इसमें। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा लेंगे हम तुम्हें, क्योंकि ज्यादा सर आपको 2 क्वेश्चन भेजते हैं टेलीग्राम में। कॉन्सेप्ट में ज्यादा कोई चेंज नहीं है उनमें।